हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के आदेश 18 में बताया गया है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो, वाद की सुनवाई, क्योंकि वादी जो है किसी अनुतोष के लिए वादी की संपत्ति पर कब्जा कर रखा, वादी का पैसा नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट है, टाइटल शूट है आदि आदि के लिए जो है प्रतिवादी के विरुद्ध उस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए दावा न्यायालय में दाखिल किया। तो पहले सुनवाई का अधिकार किसका है? वादी का। यानी कि वादी अपने न्यायालय के समक्ष अपने अभिकथन करेगा, चाहे वह तथ्य संबंधी हो या विधि संबंधी हो। इसी प्रकार प्रतिवादी भी यहां डिफेंस में अपनी बात यानी कि अपना अभिकथन प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष, जिससे कि वह अपनी पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा कर पावे। कभी ऐसा होता है कभी कभी कि प्रतिवादी ने कोई विधि प्रश्न उठाया कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है, तो सुनवाई का अधिकार किसी ओर से होगा, क्योंकि अभिकथन एलिगेशन इसका है कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। तो सुनवाई यानी कि अपने अभिकथन को कौन साबित करेगा? प्रतिवादी। जवाब कौन देगा? उसका वादी। तब न्यायालय उस पर निर्णय देगा। अगर वादी ये कहता है कि मेरी संपत्ति पर कब्जा कर रखा बी ने, यानी कि प्रतिवादी ने, तो शुरुआत करने का अधिकार किसका है? वादी का, क्योंकि तथ्य संबंधी बिंदुओं को शुरुआत करेगा वादी। प्रतिवादी उसके इन तथ्यों का के पर अपनी अभिरक्षा करेगा कि इस व्यक्ति की यानी कि वादी की कोई संपत्ति है ही नहीं, ये तो संपत्ति मेरी है, मेरे कब्जे में, मैंने कि वादी की संपत्ति में कब्जा नहीं किया। तो यानी कि ऑर्डर 18 रूल 1 के अंतर्गत जो सुनवाई करने का अधिकार वाद की वो वादी पर होता है। लेकिन अगर विधि प्रश्न यहां पर प्रतिवादी ने उठाया है तो उस पर जो सुनवाई पहले ये प्रारंभ करेगा, उसका उत्तर ये देगा। अगर कोई तथ्य संबंधी है तो यहां पर वादी उस बात को कहेगा, तथ्य संबंधी हो चाहे विधि संबंधी हो, ये कहेगा और प्रतिवादी उसका डिफेंस करता है। ठीक है जी। अगर उसने विधि प्रश्न उठा रखे प्रतिवादी ने तो पहले सुनवाई का अधिकार उसका है और वही शुरुआत करेगा मामले की, प्रतिवादी। ठीक है, अन्यथा वादी ही शुरुआत करता है। ये बात है। उसके बाद कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना है। मौखिक साक्ष्य है, प्रतिपरीक्षा कैसे होगी? तो यहां अब देखते हैं हम कि वादी पहले वादी की परीक्षा होगी, फिर प्रतिवादी की होती है। यहां मैंने ये ऑर्डर 16 रूल 1 के अंतर्गत बताया था कि वादी की शुरुआत करने का अधिकार वादी को होता है, तो वादी साक्ष्य देगा। तो यहां वादी जो है अपने साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष और फिर जो है यहां पर अपने साक्षी प्रस्तुत करता है, साक्षी। लेकिन साक्ष्यों से पूर्व पहले वादी की परीक्षा होती है, पहले वादी की परीक्षा होगी और उसके बाद उसके जो अन्य साक्षी हैं जो अपने वाद पत्र के समर्थन में वह प्रस्तुत करना चाहता है, फिर उसकी परीक्षा होती है। यहां परीक्षा जो होती है 1 जुलाई 2002 से परीक्षा ऑर्डर 18 रूल 4 के अंतर्गत ये मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होगी, यानी कि न्यायालय में ऑर्डर 18 रूल 4 के अंदर मुख्य परीक्षा पहले वादियों की होगी। इस प्रकार जो वादी की परीक्षा होगी उसके बाद उसके साक्ष्यों की मुख्य परीक्षा जाएगी और प्रतिवादी जो है उससे प्रतिपरीक्षा करेंगे, जो इंडियन एविडेंस में बताई गई है प्रक्रिया 138 में क्रम, उसके अनुसार पहले वादी जो है अपनी मुख्य परीक्षा देगा, फिर उसके साक्ष्यों की मुख्य परीक्षा होगी आदि आदि, और फिर जो है प्रतिवादी इनसे जो है सबसे वादी से प्रतिपरीक्षा करेगा।
फिर अन्य साक्ष्यों से प्रतिपरीक्षा करेगा। जब यहां से मामला निमट जाता है यानी कि वादी के साक्ष्यों का साक्ष्य कंप्लीट हो जाता है, फिर प्रतिवादी अपने साक्ष्यों की सूची देता है ऑर्डर 16(1) के अंतर्गत। और फिर यह पहले प्रतिवादी का साक्ष्य होगा, उसके बाद उसके साक्षी जो है साक्ष्यों के नाम देगा वो सूची में, और सूची में फिर ऑर्डर 18 रूल 4 के अंतर्गत उसकी मुख्य परीक्षा शपथ पत्र, जो साक्ष्य मुख्य परीक्षा देगा वो भी शपथ पत्र देगा। फिर उसकी या उसके साक्ष्यों से जो प्रति परीक्षा करेगा वह वादी करता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी। अब उसमें एक चीज और है, न्यायालय को यह पावर है ऑर्डर 18 रूल 16 के अंतर्गत कि अगर वादी या प्रतिवादी दोनों में से कोई सा भी न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र दे कि कोई एक ऐसा साक्षी है जो भारत से बाहर जाने वाला है या बीमार है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका साक्ष्य जो है यहां पर पहले से ही अभिलिखित कर लिया जाए, तो वहां उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलावेंगे और न्यायालय में उसकी जो परीक्षा करेंगे। हो सकता है वो ज्यादा बीमार है तो कमीशन भी, न्यायालय कमीशन भी भेज सकता है। सेक्शन 75 के अंतर्गत जो और ऑर्डर 26 के अकॉर्डिंग यहां पर उसकी कमीशन द्वारा परीक्षा भी करा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑर्डर 18 रूल 16 के अंतर्गत है। ये वाद की सुनवाई यानी कि इश्यूज फ्रेम होने से पूर्व की भी न्यायालय को पावर है, अगर पक्षकार जो न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करे तो। ठीक है भाई। अब जैसी परीक्षा हो जाती है, मान लो वादी की और प्रतिवादी की दोनों की परीक्षा होगी, मामला कंप्लीट होगा। अब तो आर्गूमेंट होने हैं, तो आर्गूमेंट होंगे ऑर्डर 18 रूल 2 के सब रूल 3A के अंतर्गत, यानी कै के अंतर्गत यहां पर ये आर्गूमेंट है, मौखिक बहस होगी और न्यायालय जो है पक्षकारों से लिखित बहस भी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। और लिखित बहस अगर प्रस्तुत करते हैं पक्षकार, वादी ने प्रस्तुत की पर तो प्रतिवादी को उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी लिखित बहस की। ये जो है इस प्रकार से लिखित बहस प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक भाई। अब यहां पर जो है जब न्यायालय साक्ष्य लेता है और साक्षी आए और उनकी प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा हो रही, वहां उनके नाटकबाजी या भावभंगी के बारे में भी टिप्पणियां कर सकते हैं। ऑर्डर 18 रूल 12 के अंतर्गत उनकी भावभंगी यानी कि जो उनका क्वेश्चन यानी कि आंसर देने का तरीका है उसको रिमार्क भी कर सकता है। रिमार्क करने की पावर जो है न्यायालय को सीआरपीसी में भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है और यहाँ भी है। इंडियन एविडेंस में है सेक्शन 14 में और सीआरपीसी में 280 में, और यहाँ पर ऑर्डर 18 रूल 12 के अंतर्गत है। भावभंगिमा नोट कर सकते हैं। और जब न्यायालय जजमेंट लिखता है तो साक्षी की भावभंगिका के बारे में जो टिप्पणियां उसने रिमार्क्स लिए हैं उनको जो जजमेंट में भी लिखेगा। अब ये क्या सिविल न्यायालय ऐसे साक्षी की जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है उसे पुनः परीक्षा या प्रति परीक्षा के लिए बुला सकता है? तो यहां पर जो है ऑर्डर 18 रूल 17 के अंतर्गत जो है न्यायालय को ये स्पेशल पावर सीपीसी में दी गई है। सीआरपीसी में पावर है, एविडेंस में पावर है। सीआरपीसी में जो पावर है वो सेक्शन 311 में है और एविडेंस में जो पावर है वो सेक्शन 165 के अंतर्गत है। और सीपीसी में ऑर्डर 18 रूल 17 के अंतर्गत पावर है कि वह जिस साक्षी को पहले परीक्षा हो चुकी है केवल अपने संतुष्टि के लिए वह उस साक्षी को बुला सकते हैं और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, प्रति परीक्षा करा सकता है। वादी और प्रतिवादी के साक्षी कमी को पूरा नहीं करता यहाँ पर न्यायालय, यहाँ अपने आप को संतुष्ट होने के लिए साक्षी का साक्ष्य ले सकता है।
क्या न्यायालय जजमेंट करने से पूर्व बहस सुन ली पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात जो है वो अभी क्या नाम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि जजमेंट वादी के या प्रतिवादी के किसके हक में करना चाहिए क्या है, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो वहां पर जो है सीपीसी में वो पावर है ऑर्डर 18 रूल 18 के अंतर्गत जो है उसको निरीक्षण करने की शक्ति है। ऑर्डर 18 रूल 18 के अंतर्गत वह जो है किसी भी तथ्य की का निरीक्षण कर सकता है, भौतिक तथ्य भी हो सकता है, स्थलीय निरीक्षण भी कर सकता है, जमीन जायदाद जो भी है, दुकान वगैरह किराएदारी जिसकी भी क्या नाम डिस्प्यूट है उसको जो है उसका स्वयं निरीक्षण कर सकता है। ये पावर जो है ऑर्डर 18 रूल 18 में सिविल जज को यहाँ प्रस्तुत की गई है, प्रदान की गई है लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है जी। अब आता है ऑर्डर 19। ऑर्डर 19 में शपथ पत्र है, जितने भी शपथ पत्र जाएंगे वो ऑर्डर 19 रूल 1 के अंतर्गत ये इस प्रकार से जाते हैं। न्यायालय किसी भी पक्षकार से या किसी भी व्यक्ति से जो वाद में से संबंधित है उससे जो शपथ पत्र ले सकते हैं। यहाँ पावर दी गई है, कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा, सफिशिएंट कारण से, किसी भी विशिष्ट तथ्य या किसी भी विशिष्ट तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई में इस शर्तों पर पढ़ा जाएगा जो न्यायालय युक्ति रीजनेबल समझता है तो उसको पढ़ा जाएगा। परंतु जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई पक्षकार सद्भाव से यह चाहते हैं कि प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पेश किया जाए और ऐसा साक्षी पेश किया जा सकता है, वहां ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिए जाने का प्राधिकार देने वाला आदेश नहीं किया जाएगा। यानी कि फिर अगर उसको जो है यहाँ पर पक्षकार चाहते हैं कि वो न्यायालय में आवे, प्रतिपरीक्षा उसकी हो, फिर उससे शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा। शपथ पत्र तभी लिया जाएगा किसी पर्याप्त कारण पर, अगर न्यायालय से उसी समझता है तो उसका जो शपथ पत्र ले सकता है। लेकिन अगर उसको प्रतिपरीक्षा में बुला लिया गया फिर तो शपथ पत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं कुछ भी है। तो यहाँ पर शपथ भाई देखो, शपथ पत्र कोई भी हो, वाद के साथ शपथ पत्र होता है वो भी इसी के अंतर्गत दिया जाएगा। काउंटर शपथ पत्र होता है वो भी यही दिया जाएगा। रिजवाइंडर शपथ पत्र होता है उस पर भी ऑर्डर 19 की ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। और इसके बारे में जो है यहाँ शपथ पत्र किसके समक्ष तस्दीक किए जाएंगे, सेक्शन 139 में जो है सीपीसी में उसके बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो है बहस होगी, बहस के बाद ये होगा सब चीज। अब बहस के बाद जजमेंट होना है। ऑर्डर 33 में बहस सुनने के पश्चात न्यायालय निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसार डिग्री पारित की जाएगी। और निर्णय और डिग्री के बारे में आदेश 20 में जो है इसमें जो है पूर्ण रूप से बताया गया है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।